today? What is the matter? Otherwise, you all seem very much energetic. Should I once again say good morning to everybody? Wave your hand in case I am audible. But yes, feel energetic. It's very nice. आप प्यारे प्यारे बच्चों के फेस देख के तो हमें एनर्जी आती है. पता है हमें हमें कितना अच्छा लगता है हमारे देश के. देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे नाइसली ड्रेस्ड. आपको देख के तो हमें एनर्जी आती है. अगर आप ही सुस्त हो जाओगे तो फिर कैसे चलेगा. Ready? So be ready with your notebooks. Shabash. Open your notebook. Open your assignment. Everybody, be ready with your pens. 8th B students, you are the only section in which students are still roaming. 8th B, please settle down as quickly as possible. और जो बच्चे nicely disciplined बैठे हैं कौन से. 8th F के बच्चे very nice. 8th G के बच्चे कितने डिसिप्लिन्ड बैठे हैं, रेडी हैं वो नोटबुक्स के साथ. 8th D के बच्चे डिसिप्लिन्ड हैं. अभी एक दो बच्चे लेट ज्वाइन हो गए 8th D में. 8th A के बच्चे अभी रोमिंग कर रहे हैं. सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन 8th B में दिख रहा है अभी मेरे को. शाबाश. प्लीज सेटल डाउन. लो बेटे, टीचर आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट दिखाते हुए बताते हुए फिर हम असाइनमेंट में चलेंगे. पहले थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का समझ लीजिए. शाबाश सभी बच्चे. रिफ्लेक्शन. लेट्स अंडरस्टैंड इट. जो एक्टिव बच्चे हैं ना उसने हेडिंग लिख लिया होगा. अब आप अपने आप को सोचो वेदर यू आर एक्टिव और नॉट. जिन बच्चों ने हेडिंग लिख लिया सिर्फ वही एक्टिव है. एट्थ ई ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा. Good morning. से बहुत आवाज आ रही है बेटे. म्यूट कर दो इनका यहाँ प्लीज. रह जा रही है. म्यूट कर दो इनका माइक. So refraction is an optical phenomena. Optical phenomena कौन सी होती है बेटे? Which is related with ray of light and transparent objects. Ray of light, transparent objects. ये दो चीजें होती हैं. उनसे रिलेटेड जो भी फिनोमिना होती हैं उसको ऑप्टिकल फिनोमिना बोलते हैं. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड रे ऑफ लाइट इससे लिंक्ड होती है. जो भी प्रोसेस इनसे लिंक्ड होती है उसको हम ऑप्टिकल फिनोमिना बोलते हैं. लिंक्ड टू. अब सेकंड बात, कौन बच्चा मेरे को क्लास में बताएगा? शाबाश. फर्स्ट क्वेश्चन टुडे. देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले जवाब देता है. जिसका सबसे पहले होएगा वही क्लास विनर मानी जाएगी. Who among you answers first that how will you say that water is a rarer medium in comparison to glass, which is a denser medium? How can you say water is a rarer medium and glass is a denser? Anybody? Anybody पूरे स्कूल में जो इसका कंक्रीट आंसर दे सके. आपको पता कैसे लगता है कि वाटर रेयर मीडियम है और कांच ग्लास है? ग्लास डेंसर मीडियम.
no one is raising the hand in all of this. Presence of molecules. Presence of molecules? क्या बताया बेटे 8th बी में एक बच्चे ने आंसर? Presence of molecules are different. तो इस बच्चे ने क्या बोल दिया, ध्यान से सुनो, इसने प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिफरेंट ऐसे कुछ बोल दिया। तो अब ध्यान से सुनो, एक बच्चे ने आंसर दिया वो भी गलत पूरे स्कूल में। अब इसका आंसर सुनो, योर अटेंशन, रेयरर रेयरर और डेंसर। सुनो बेटे, रेयरर एंड डेंसर has nothing to do with the density term. रेयरर और डेंसर मीडिया, इनका कुछ भी लिंक नहीं होता, नो लिंक विद फार्मूला। विद फार्मूला कौन सा फार्मूला? डेंसिटी वाला फार्मूला। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। इस फार्मूले से कोई लेना देना ही नहीं है इस रेयरर और डेंसर। तो फिर क्या चीज है, ध्यान से सुन, शाबाश। रेयरर और डेंसर मीडियम में आप दोनों में से लाइट पास करवा के देखो, जिसमें लाइट तुलनात्मक दृष्टि से कंपैरेटिव कंपैरिजन करने के बाद जिसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा हो वो रेयरर मीडियम। बस यही एक फार्मूला है। इस डेंसिटी वाले फार्मूले का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हम जब रेयरर और डेंसर बात करते हैं हम इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते होते हैं। तो याद रखना बेटे, इन रेयरर मीडियम द वेलोसिटी ऑफ लाइट in rarer medium is more, and in denser medium the velocity of same light ray in denser medium is lesser. यही डेफिनेशन है, नोट करते जो नहीं पता वो नोट तो करो। कोई बच्चे ये पॉइंट भी नहीं नोट कर रहा जो पूरे स्कूल में नहीं पता किसी को, वो भी नहीं नोट कर रहे, सरप्राइजिंग। So out of the two medium, the only method to know whether it is rarer or denser optically, it is found if the light velocity is higher in a medium in comparison to the light velocity in other medium, then the medium in which light velocity is higher is called rarer medium. Okay? और वाटर से भी रेयर कौन सा हो सकता है? एयर हो सकती है। Air is more rarer than water. Third learning point. Learning point third. क्या एक तरफ रेयर मीडियम है और एक तरफ डेंसर मीडियम, और ये उनकी सेपरेटिंग लेयर है, सेपरेटिंग लेयर, सेपरेटिंग डिमार्केशन लेयर। ठीक है, आप कह सकते हो सर कैन आई से लाइक दिस कि ऊपर एयर है और नीचे वाटर है? यस यू कैन से दिस। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे स्कूल को एक बच्चा चाहिए बस जो बता सके इस सेपरेटिंग लेयर को टेक्निकली साइंस के टर्म में क्या बोलते हैं, विच सेपरेट्स द रेयर एंड डेंसर मीडियम? एनीबॉडी इन होल ऑफ द स्कूल, सिंगल स्टूडेंट। अगर 50 बच्चे लगाए एक क्लास में, 300 स्टूडेंट्स को एक ही क्वेश्चन बस। Nobody is telling the technical name of this. Remember, its name you should remember and you should tick it in the objective questions. This separating layer technically is known as refracting edge. Note down, refracting edge, EDGE। यही इसका साइंटिफिक टर्म है जो पूरे वर्ल्ड में चलती है। अगली बात बेटे, ये एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P से P के ऊपर सोर्स ऑफ लाइट थ्रो करा, सोर्स ऑफ लाइट से सॉरी इंसिडेंट लाइट थ्रो करा। ओके, और ये इंसिडेंट लाइट में नॉर्मल के साथ, येलो कलर के नॉर्मल के साथ
एन एंगल सबटेंड किया एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसके साथ? नॉर्मल के साथ। किसने? इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे ने, व्हाइट वाली रे ने ग्रीन कलर के रिफ्रैक्टिंग एज के साथ जो एंगल बनाया उसको एंगल ऑफ ग्लांस बोले। अब ध्यान से सुनो, हवा में से आ रही लाइट, व्हाइट लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में निकल सकती थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में निकल सकती थी अगर यहां पर, जहां टीचर डॉटेड लाइन लगा रहे हैं, यहां पर वाटर ना होकर एयर ही होती। अगर नीचे भी एयर ही होती तो दिस रे ऑफ लाइट वुड हैव गॉन इन द सेम स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा देखा गया कि जब रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो वो अपना ओरिजिनल रास्ता छोड़कर नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ठीक है, तो हम ये निकाल दिया उस रे ऑफ लाइट को। लेट मी गिव इट्स व्हाइट कलर से ही बनाता हूं, ऐसे चलिए। सो इस रे को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो लर्निंग पॉइंट, रिफ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप ये कहती है, फर्स्ट टाइप, दो टाइप्स होती है। When ray of light enters from rarer to denser medium, it bends towards the, it deviates बोलना चाहिए rather, deviates towards the normal. ओके, अब इस रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया बेटे उसको तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, नो डाउट। लेकिन मैं, मेरे क्वेश्चन है पूरे स्कूल से, जिस एंगल को मैं मेंशन करने लगा हूं अगर उसको आप बताओगे 300 बच्चों में से एक भी बताएगा तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। इस एंगल को क्या बोलेंगे? जो डबल लाइन से येलो कलर में टीचर ने मेंशन कर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? वेरी गुड, वेरी गुड। ये मेरे को एक ही सेक्शन ने बताया, 8th F ने। मजा आ गया बच्चे, आपने स्कूल का इज्जत रखा कि जो एक्सपेक्टेड पाथ था उसको छोड़ के जो रियल पाथ बन गया, उन दोनों में डेल्टा बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएट वर्ड से लिया गया। डेविएट आपने इंग्लिश में वर्ब सुना होगा, मोड़ देना, डेविएट। ओके, इतने एंगल से मुड़ गया। तो मेरे बच्चों को ये प्रॉपर पता होना चाहिए, ये 90 डिग्री मेंशन करना जरूरी है, यहां पर 90 डिग्री मेंशन करना। जो बच्चा इस तरह से डायग्राम बनाकर आएगा उसी को पेपर में मार्क्स मिले। ओके, रे डायग्राम पूछ लेते हैं हम आपसे, 3 मार्क्स का पूछेंगे जब भी पूछेंगे 8th क्लास में। और एक क्वेश्चन, कौन बच्चा पूरे स्कूल में मेरे को ये बताएगा, शाबाश, व्हाट इज द रीजन फॉर रिफ्रैक्शन? ऐसा होता क्यों है? ये व्हाइट रे ऑफ लाइट डॉटेड पाथ को ही क्यों नहीं फॉलो कर लेती, इधर को क्यों हो जाती? Because the change in speed and due to change in medium. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका शाबाशी दी जाएगी 8th E क्लास को, बहुत अच्छे, 8th E क्लास को। लेकिन बेटे आपने 2 रीजंस में से एक बताया, आपने 2 लिखने हैं पेपर में। इसके 2 रीजन होते हैं, शाबाश। पहला तो बिल्कुल सही बताया आपने कि दोनों मीडियम में रे ऑफ लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होती। तो आप कहोगे बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डेंसर मीडियम आर डिफरेंट। और डिफरेंट की बजाय आप ये भी लिख सकते हो इज रेयर में ज्यादा। तो दूसरा, अब जब जैसे ही मैंने ये चीज बोली ना, तो एक और स्कूल है बड़ा अच्छा, वो भी आपके मुकाबले का स्कूल है। वो स्कूल के बच्चे बोलते, सर अगर स्पीड का ही फर्क है ना तो ऐसे भी तो हो सकता था रेयर मीडियम में तेज आई और डॉटेड पाथ को फॉलो करते हुए स्लो हो जाए। इसमें डायरेक्शन वाली क्या बात है? डेल्टा क्यों आ गया? पहले तेज चले फिर स्लो चले, तो उसमें स्टेट डायरेक्शन क्यों उसने चेंज कर ली? An immediate change in speed.
स्पीड में तो मैंने बता ही दिया। ऐसे भी तो हो सकता था, एक बॉडी ऐसे पहले, एक रे ऑफ लाइट पहले तेज आएगी यहां तक, फिर उसके बाद धीरे जाने लगे, ये भी तो हो सकता। पर मुड़ क्यों गई? तो इसका दूसरा रीजन आप साथ में लिखते नहीं हो पेपर में, इसलिए आप बता नहीं पाते। ध्यान से सुनो, रे ऑफ लाइट हमेशा उस रास्ते को फॉलो करती है जिस रास्ते को जाते वक्त उसको कम से कम रुकावट का सामना करना पड़े। सो याद रखना, रे ऑफ लाइट prefers the path with least obstruction on the way, least obstruction on the way। ये ऑब्स्ट्रक्शन कौन देगा? मीडियम के पार्टिकल। मीडियम के पार्टिकल गुजरती हुई लाइट को कुछ ना कुछ रुकावट डालते हैं। जिस रास्ते से लाइट की रे को कम से कम रुकावट मिलेगी, रे ऑफ लाइट उस स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगी। ये दोनों रीजन आप पेपर में लिखोगे तो अच्छी बात है। अब एक और भी बता दें बेटे आपको फटाफट से, लर्निंग पॉइंट 5। शाबाश, ध्यान से सुनो। अगर मैंने ये रिफ्रैक्टिंग एज बनाया, ऊपर रेयरर मीडियम बनाया जैसे कि वाटर, और नीचे डेंसर मीडियम बनाया जैसे कि ग्लास, तो बेटे ये मैंने रे ऑफ लाइट थ्रो करा, इंसिडेंट रे फ्रॉम डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से। बच्चा कहता है सर कैसे? मैं कहूंगा बेटे जैसे ये कांच की ग्लास स्लैब हो और मैं इसके नीचे यहां से लेजर बीम ऑन कर दूं। लेजर बीम देखिए ना, छोटी सी टॉर्च का दिखाई थी आपको, लेजर बीम को ऑन करके फिर रे ऑफ लाइट निकले। ओके, तो ये इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे रे ऑफ लाइट गई, टीचर ने ये नॉर्मल जो दिखाया वो ये दिखाया वर्टिकल लाइन। अब ये रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर टू रेयर जाते वो है अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है बेटे, अवे फ्रॉम। ओके, ये होगी रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो टीचर ने बनाया इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। अब यहां पर डेल्टा एंगल यहां भी मेंशन करना है आपने, एंगल ऑफ डेविएशन। वो कैसे करोगे? हैड देयर बीन नो वाटर तो रे ऑफ लाइट फ्रॉम ग्लास वुड हैव मेंटेन्ड इट्स सेम स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। जो टीचर इस वक्त ब्राउन कलर से दिखा रहे हैं, इसने उसी डायरेक्शन को फॉलो कर लिया होता अगर ऊपर पानी ना होता, ऊपर भी कांच ही होता। तो कितने एंगल से परे को चलेगी, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये थी रिफ्रैक्शन की सेकंड टाइप। सभी बच्चों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है जिसके ऊपर हम लोग टीचर लोग क्वेश्चन डाल देते हैं। कब? कि सेकंड टाइप में, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात है, जिस एंगल को टीचर शेडेड कर रहे हैं, व्हाइट कलर से शेडेड कर रहे हैं, व्हाइट कलर से जिस एंगल को टीचर शेडेड कर रहे हैं वो कौन सा एंगल है? सभी बच्चे बोलेंगे सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में से डेल्टा माइनस कर दो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में से एंगल ऑफ डेविएशन माइनस कर दो, आपका शेडेड एंगल आ जाएगा। फिर टीचर ने पूछा ये शेडेड एंगल अपोजिटली किसके बराबर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सर एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है, क्योंकि आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है दो स्ट्रेट लाइन आए कट करें और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सभी बच्चों ने ये याद रखना है और हम इसके ऊपर क्वेश्चन डाल देते हैं पेपर में। ये सेकंड टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन में समझदार बच्चे ने नोट कर लिया होगा, लेकिन फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन में भी करते हैं। अब वहां चलते हैं, शाबाश। वहां पर भी टीचर शेडेड कलर से कोई एंगल दिखाएंगे। मैं कौन सा शेडेड कलर से एंगल दिखाऊं? आप कहोगे सर अब आर और डेल्टा कुछ ऐड करके ये वाला बड़े वाला पीला एंगल दिखा दो। मैंने कहा बेटे मैंने दिखा तो दिया ये शेडेड एंगल, लेकिन ये शेडेड एंगल किसके बराबर है? आपको पता तो लग रहा है
अगर आपने दोनों को कॉमनली शेड कर दिया है, इन दोनों के टोटल के बराबर है आर और डेल्टा के, और वर्टिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, तो आपको फर्स्ट टाइप में आर और डेल्टा को ऐड करना पड़ेगा। मैंने कहा लिख देते हैं, एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, शेडेड एंगल, शेडेड एंगल इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नोट कर लीजिए। तो याद रखना है, जब तो रेयरर से डेंसर में आए तो यहां प्लस का साइन, और माइनस का साइन तब लगता है जब राइट लाइट डेंसर टू रेयरर जाएगी। दोनों में फर्क देख लो बेटे, डेंसर टू रेयरर तो यहां माइनस, रेयरर टू डेंसर तो प्लस। सभी बच्चे नोट कर लें, सभी बच्चे नोट कर लें। इसके ऊपर हम क्वेश्चन डालते हैं, हम टीचर लोग। जिन बच्चों को सारे 5 लर्निंग पॉइंट समझ आ गए हैं, और पहले आपको मैं डिमार्केशन लेयर लगा देता हूं, चलो बेटे, उससे फिर आपको पता लग जाएगा वाकई समझ आया कि नहीं। ये लो, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट। चलो करो, ये देखो फर्स्ट लर्निंग पॉइंट, अपने आप को चेक करो, क्या इस बॉक्स में लिखा हुआ समझ आ गया आपको? शाबाश, सभी बच्चे अपने आप को क्रॉस चेक करेंगे। सेकंड लर्निंग पॉइंट, क्या टीचर के द्वारा बताई गई रेयरर और डेंसर मीडियम के बारे में आपको सारी बात क्लियर होगी है? ग्रीन बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है, क्या आपको वो समझ आ गया? थर्ड नंबर पे सभी बच्चे चेक करेंगे कि क्या ब्राउन बॉक्स के अंदर लिखा हुआ आपको सारा, ब्राउन लूप के अंदर लिखा हुआ आपको सारा समझ आ गया? ब्राउन ब्राउन के अंदर। फोर्थ पॉइंट पे मेरे बच्चे देखेंगे कि क्या आपको व्हाइट बॉक्स में लिखा हुआ सारा पोर्शन समझ आ गया? ये ब्राउन ही बन गया, चलो ब्राउन के अंदर ही। और उसके बाद बच्चे चेक करेंगे कि व्हाइट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ लास्ट लर्निंग पॉइंट समझ आ गया? 5 लर्निंग पॉइंट है। अगर आपको वाकई समझ आ गया, आपने काम की बात लिख ली है, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। फीडबैक चाहिए बेटे टीचर को, कसम है किसी बच्चे को अगर झूठ बोला हो। और जिसको नहीं समझ आया वो लेफ्ट हैंड खड़ा कर सकता है, लेफ्ट हैंड। राइट वाले डाउन करो, राइट वाले डाउन, बिना किसी से डरे लेफ्ट हैंड खड़ा करो अगर नहीं समझ आया तो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मेरे को भगवान जी ने आज आशीर्वाद दे दिया कि मैं आपके छोटे छोटे बच्चों को समझाने में कामयाब हो गया। कौन सी खास बात? जब लाइट रेयर टू डेंसर आए तब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस एंगल ऑफ डेविएशन होता, और जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाए तब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में से एंगल ऑफ डेविएशन को माइनस करना पड़ेगा। इन दोनों में फर्क याद। और एक बात याद रखना बेटे, और एक बात याद रखना, जितना डेल्टा ज्यादा होता है एंगल ऑफ डेविएशन, चाहे डेल्टा डैश चाहे डेल्टा, जितना ज्यादा होगा, दूसरे शब्दों में हम कहेंगे उतना ही रिफ्रैक्शन का प्रोसेस ज्यादा हुआ, उतना ही रिफ्रैक्शन का प्रोसेस ज्यादा हुआ। और जितना रिफ्रैक्शन का प्रोसेस ज्यादा होता है उतना ही डेल्टा वी ज्यादा होता है, डेल्टा वी। कोई बच्चा कहता है सर ये बातें तो समझ आ गई आपकी, लेकिन ये क्या कह रहे हो आप डेल्टा वी? डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम माइनस वेलोसिटी ऑफ लाइट। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, 8th का बच्चा क्या कह रहा है? मैम कह रहे हैं कुछ? सर प्रीवियस पेज दिखाना। प्रीवियस दिखा देते हैं, दिखा देते। तो ये बात सुनो,
डेल्टा ज्यादा होने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, सॉरी, रिफ्रैक्शन की प्रोसेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा कहा जाएगा। और रिफ्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा तब पाया गया जब चेंज इन डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर एंड डेंसर मीडियम वो भी ज्यादा था। यानी ये तीनों चीजें इकट्ठी ही, या तो इकट्ठी ही इंक्रीज करेंगी या ये तीनों चीजें इकट्ठी ही डिक्रीज करेंगी। नोट कर लो कहीं ना कहीं, शाबाश, नोट कर लो बेटे कहीं ना कहीं। अब हम इसको स्टोर करके, एक बच्चे ने रिक्वेस्ट करी है कि सर पुरानी शीट दिखाना जरा, तो ये थी पुरानी बेटे, ये लो, जो भी आपका रह गया नोट कर लो। ये सेकंड वाला रीजन मत भूल जाना रिफ्रैक्शन का। मैं पेपर में क्वेश्चन ही ऐसे लिख दूंगा, व्हाट आर द टू रीजंस बिकॉज ऑफ विच रिफ्रैक्शन इज एक्सपीरियंस्ड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटे। रिफ्रैक्शन इसमें हो गया, अब इसमें और बाकी चीजें। ओके, थोड़ा सा मैं ह्यूमन आई के बारे में बताऊंगा, फिर हम असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। मल्टीपल इमेजेस मैंने आपको कल बता दिए थे। मैं ये कह रहा हूं कि रिफ्लेक्शन बेस्ड कौन कौन सी एप्लीकेशन है। रिफ्लेक्शन बेस्ड, देखो बेटे, रिफ्लेक्शन बेस्ड एक होती है पेरिस्कोप, क्या, एक क्या होती है कैलेडियोस्कोप। ये रिफ्लेक्शन बेस्ड एप्लीकेशंस है, राइट। और रिफ्लेक्शन बेस्ड व्हाट एप्लीकेशंस। रिफ्रैक्शन बेस्ड एप्लीकेशन कौन सी होती है। रिफ्रैक्शन बेस्ड एप्लीकेशन नहीं बेटे, वो तो डिवाइस है। एप्लीकेशन का मतलब है प्रैक्टिकल लाइफ में फायदा क्या है। एक होती है बेटे आई, एक होता है कैमरा, और कौन सा माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, टेलीस्कोप। वो मैग्नीफाइंग ग्लास भी चलो कह सकते हैं, वैसे वो भी एक डिवाइस ही है। ऐसे आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग इस लेंस को पकड़ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ओके, ये कन्वेक्स लेंस होता है। आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हो। चलो, मैं और भी बहुत सारी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने आपकी क्लास के स्टैंडर्ड का ख्याल रखना होता है भी, इतनी ज्यादा भी ना बता दूं कि बच्चे याद ना। तो पेपर में मैं आपको एक मिनी क्वेश्चन डालूं 2 मार्क्स का, राइट डाउन टू एप्लीकेशंस ऑफ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन एंड 2 एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। तो सभी बच्चे लिख देंगे, लेकिन एक बच्चा बोलेगा सर मैं लिख तो दूंगा ये नाम, लेकिन मेरे को तो यही नहीं पता पेरिस्कोप होता क्या, आप बताओगे प्लीज। तो मैं उसको समझा देता हूँ। ये क्लैडियोस्कोप जो मल्टीपल इमेजेस वाले फार्मूले पे ऊपर बेस्ड करता है, ये आपने पढ़ा था ना बेटे, आपने खुद ही बता दिया था ये फार्मूला मेरे को। इस फार्मूले के ऊपर ये बेस्ड होता है। इसमें 3 मिरर लेते हैं हम, 3 मिरर क्लैडियोस्कोप में, तीनों मिरर्स को आपस में जोड़ के इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं। उनके शाइनिंग फेसेस एक दूसरे को फेस करते हैं, ईच एंगल इज 60 डिग्री, ओके। लेकिन मेन चीज हम पेरिस्कोप पढ़ते हैं, ये आपने क्लास में भी देख लिया होगा, लेबोरेटरी में देखते हैं। पेरिस्कोप पे बात करते हैं थोड़ी सी, शाबाश, ध्यान से सुनो बेटे। ये जो पेरिस्कोप डिवाइस है ना, इसका बड़ा फायदा है, बताऊं कैसे। जब फायदे सुनोगे तो आप ध्यान से आर्टिकल सुनोगे।
पहला फायदा इसका ये है कि भारत का आर्मी सोल्जर भारत का खुद को छुपाकर दुश्मन के फौजी को देख सकता है। खुद को छुपा लेगा, दुश्मन के फौजी को देख लेगा, और जब मौका मिलेगा तो शूट कर देगा उसको। ठीक है, हाईली यूजफुल फॉर आर्मी। दूसरी बात, ये पेरिस्कोप हमारी नेवी के लिए बहुत यूजफुल है। कैसे? वो जब सबमरीन में जाते हैं, पनडुब्बी में जो पानी के अंदर छुप छुप के चलती है, तो सबमरीन में जाते हुए खुद को पानी में छुपाते हुए एक पाइप बाहर को निकालते हैं। उसकी मदद, वो पाइप पेरिस्कोप की पाइप होती है, उसकी मदद से वो देख लेते हैं कि दुश्मन की नेवी कहां कहां पर अपॉइंटेड है। यानी हाईली यूजफुल फॉर नेवी। तीसरी बात, ये कहां यूजफुल है? फॉर पुलिस। कैसे? मान लीजिए मैं पुलिस का इंस्पेक्टर हूं और मेरे को किसी ने क्लू दिया कि सर आप आ जाओ, इस दीवार की बैक साइड पर तीन तीन चोर बैठे हैं जो कि इस वक्त बैंक को लूटने की स्ट्रेटजी बना रहे। तो मैं क्या जाऊंगा, इस दीवार के पास चला जाऊंगा पीछे से धीरे धीरे, और अपनी पेरिस्कोप को ऐसे ऊंचा उठा दूंगा, खुद यहां से देखूंगा। तो मेरी पेरिस्कोप उन चोरों की सारी एक्टिविटीज मेरे को बता देगी, दिखा देगी, जबकि मैं दीवार पे पीछे होने की वजह से खुद को छुपा लूंगा। फिर अपने हेड ऑफिस से फोर्स को बुलाऊंगा, पुलिस कांस्टेबल्स को बुलाऊंगा, और उन तीनों चोरों को नैब कर लूंगा, समाज का नुकसान बचा लूंगा। और सुनो, ये पेरिस्कोप जो हाई एंड कार्स होती हैं, जैसे जैगुआर, इतनी हाई एंड कार्स, मर्सिडीज ब्रांड से ऊपर चले जाओ, जितने भी हैं, उन हाई एंड कार्स में ड्राइवर कार चला रहा है तो उसको मिरर में नहीं देखता वो पीछे वाले व्हीकल्स, वो पेरिस्कोप में देखता है। यहाँ पर एक ऐसे करके ऐसे पेरिस्कोप लगा होता है बाहर को कार के, यहाँ कार चला रहा है, पीछे वाली कार की बिल्कुल अल्ट्रा क्लियर फोटो इस पेरिस्कोप पे आएगी। यू शेप पेरिस्कोप होती है फॉर हाई एंड कार्स, रियर व्यू देखने के लिए। अब आप कहोगे सर ये इतना फायदा करती है, प्लीज आप हमें बता ही दो ये कैसे काम करती। तो लेट मी टेल यू, हम एक पाइप लेंगे, ये पाइप ले ली, इस पाइप की कटिंग देखो टीचर ने कैसे करी। ये लाइन यहां तक होनी चाहिए, लेकिन टीचर ने इसकी ऐसे क्रॉस कटिंग कर दी। गॉट इट? उसके बाद एक और पाइप लेकर यहां ऐसे जोड़ दी, और इधर भी ऐसे जोड़। गॉट इट? अब टीचर क्या करेगा, ध्यान से सुनना। अब टीचर एक मिरर लेकर आएगा, मिरर, प्लेन मिरर। इस प्लेन मिरर को यहां पर प्लेस करेगा, और अगर मेरे को बहुत ही बढ़िया पेरिस्कोप बनानी है तो मैं प्रिज्म को छोड़कर, मिरर को छोड़कर प्रिज्म लेके आ सकता हूं। प्रिज्म, लेकिन बेटे जो प्रिज्म लेकर आना है उसकी खास बात है कि उसके ये दोनों एंगल 45 डिग्री होने चाहिए। अगर आप कोई और एंगल का प्रिज्म लेकर आ जाओगे तो वो काम नहीं करेगा। या तो प्लेन मिरर या प्रिज्म। बेटर किससे बनेगी? प्रिज्म से, थोड़ी महंगी पड़ेगी। आपने इस प्लेन मिरर को उठाया और यहां पर लगा दिया। बच्चा कहता है सर कैसे लगाना है, ऐसे लगाना है या ऐसे लगाना है, या ऐसे लगाना है या ऐसे लगाना है। तब टीचर बच्चे को समझाएगा, बेटे आपने मिरर को ऐसे पेस्ट करना है कि ये भी एंगल 45 डिग्री का बने, ये भी एंगल 45 डिग्री का। थीटा एंड थीटा बोथ आर 45 डिग्री, और ये पाइप वाला एंगल तो 90 डिग्री है। ओके सर, समझ आ गया। और सर और तो नहीं कुछ करना? नहीं बेटे, एक चीज और करनी है।
आपको एक प्लेन मिरर और ले लेना है, उसको आपने यहां पर लगा देना और शाइनिंग फेसेस दोनों मिरर्स के आपस में आमने सामने होने चाहिए। अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ये तो 90 है, अल्फा और अल्फा दोनों एंगल 45 डिग्री होने चाहिए, जैसे थीटा थे। ये दोनों कंडीशनें जरूरी हैं। अब आप कहोगे सर ये जो आपने इतनी लंबी चौड़ी बातें करी, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, पुलिस के लिए, कारों के लिए, ये बताओ तो सही इसका मैकेनिज्म। सुनो ध्यान से। मान लीजिए यहां पर ये दुश्मन का सोल्जर खड़ा है, ये चाइना का सोल्जर खड़ा है गन लेके, अपनी तरफ से वो अपने देश की निगरानी कर रहा है। ओके, और हम चाहते हैं कि दुश्मन का सोल्जर तो मर जाए लेकिन हमारा ना मरे, तो हम ये पेरिस्कोप ले जाएंगे, अपने सोल्जर को दे देंगे। हमारा सोल्जर इस पिट के अंदर, मिट्टी में बनाई हुई पिट के अंदर अपने आप को छुपा लेगा, थोड़ी सी पेरिस्कोप बाहर निकाल देगा, खुद यहां बैठ जाएगा। तो हमारे सोल्जर की आंख यहां पर है और उसकी बॉडी नीचे छुपा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये जो सोल्जर है, इसके ऊपर इधर उधर से लाइट गिरती है, नेचुरली सनलाइट गिरती है। सनलाइट उसकी बॉडी के सारे हिस्से पर गिरती है, उससे टकरा के मिरर की तरफ चलती है। तभी बच्चे ध्यान से देखें, मैं ग्रीन कलर वाली लाइट बना रहा हूं पहले ना, मतलब ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। ये रे ऑफ लाइट, ये उसके हेड से चली, ये टकराई यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनते हुए ये हेड से चली हुई लाइट इधर आ गई, स्ट्रेट लाइन में। थोड़ी सी टेढ़ी होगी लाइन बेटे, क्योंकि थोड़ा सा दोबारा बना लेते हैं। ओके, ये ऊपर जो रे ऑफ लाइट टकराई है, लेट्स मेक इट स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द मिरर, यहां टकराई। यहां फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए ये लाइट ऐसे हमारे सोल्जर की आंख में चले। गॉट इट? या अगर कोई बच्चा बोले सर यहाँ की प्रोसेस बताना, मैकेनिज्म, तो मैं उसको ऐसे बताऊंगा। देखो, मैं कहूंगा बेटे ये नॉर्मल ड्रा करा, क्या ये व्हाइट कलर का नॉर्मल आपके मिरर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है सर? बना रहा है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट इधर चली। और एक चीज देखो, अब टीचर एक और कलर से रे ऑफ लाइट निकालेंगे। मान लीजिए मैं उसको दिखाता हूं, चलो पिंक कलर से देखो। इस सोल्जर के पैरों से रे ऑफ लाइट गई, ये देखो पैर, ये रे ऑफ लाइट ने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया है। यार यहां पर उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया, ये गई हमारे सोल्जर की आंखों में चले। तो हमारे सोल्जर की आंखों में नीचे पैर का इमेज नीचे था, तो नीचे वाली लाइन नीचे पहुंची। सिर ऊपर था तो ऊपर वाली लाइन ऊपर पहुंची, तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट इमेज दिखेगा। हमारे सोल्जर की आंखों में दुश्मन के सोल्जर का स्ट्रेट इमेज बन जाएगा और हमारा सोल्जर धीरे से यहां से अपनी गन निकालेगा और निशाना लगाएगा, शूट। इस तरह से हमने अपने आर्मी के सोल्जर को बचा लिया और एनिमी के सोल्जर को शूट कर दिया, अपने देश की रक्षा करी। और ये देखो, यहां पर भी रिफ्लेक्शन हुई, यहां पर भी रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्लेक्शन का फायदा ले। अब एक बच्चा बोलता है सर आपने बोला था कि ये प्रिज्म से बेटर बनेगी, कैसे? मैं कहूंगा बेटे इस प्रिज्म को उठाओ, उसका ये कॉर्नर इस कॉर्नर से मैच होना चाहिए, बस ऐसे चिपका दो प्रिज्म, और ये भी इधर चिपका दो। सर इससे बेस्ड बेटर क्यों होती है पेरिस्कोप, मिरर वाली कमजोर क्यों होती है? मिरर वाली में जब यहाँ लाइट टकराती है ना, थोड़ी बहुत लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे 100% लाइट चली तो नीचे आते हुए वो आती है लगभग 90%।
और उस 90 से भी फिर इधर टकराती हुई जाती है तो 75% रहेगा। यानी इस बंदे की सोल्जर का इमेज थोड़ा बहुत धुंधला हो जाता है, थोड़ा बहुत लेस ब्राइट हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रिज्म यूज करोगे, आप सुन के हैरान हो जाओगे। अगर यहां से 100 लाइट जाती है, यहां टकरा के यहां पहुंचेगी, तो वो पहुंचेगी 99.8%। कम से कम बोल रहा हूं 99.9 भी हो सकती है। इतना ब्राइट इमेज दिखता है अपने सोल्जर को, तो उसको फिर वो शूट कर दे। जिन बच्चों को ये पेरिस्कोप का मैकेनिज्म समझ आ गया, प्लीज रेज योर प्लीज रेज योर हैंड। फीडबैक करना जरूरी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे को इतनी खुशी होती है ना कि बीइंग ए सीनियर सिटीजन ऑफ भारत, मैंने अपने प्यारे प्यारे बच्चों को नॉलेज सक्सेसफुली ट्रांसफर किया। एक चीज और पढ़ेंगे, उसके बाद असाइनमेंट करें। शाबाश, मैं इसको मेमोरी में डाल रहा हूं। वो क्या है, सभी बच्चे ध्यान से सुने। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये बेटे थ्रू की स्पेलिंग गलत है, आप ये तो शॉर्ट में हमें लिखने की आदत पड़ जाती है। थ्रू। अब सुनो, ये कांच की स्लैब कैसे काम करती है, योर अटेंशन। पहले तो दिखती कैसे, ये दिखने में ऐसी होती है, योर अटेंशन। सभी बच्चे देख लें, ग्लास स्लैब लेबोरेटरी में पढ़ा भी होगा। आमतौर पर ये कांच की बनी होती है, किसी और ट्रांसपेरेंट मटेरियल को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ग्लास स्लैब बोल दिया टीचर ने तो कांच की होगी, और कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल भी यूज कर सकते। तो आप देखते हो इसकी लेंथ लग गया, ब्रेड्थ लग गया, विड्थ लग गया। अब ध्यान से सुनो, मैंने अगर इसके ऊपर ये क्वेश्चन डाला, बिलीव मी, आई विल पुट वर्थ 4 मार्क्स। 4 मार्क्स की रे डायग्राम पूछूंगा पेपर में, अगर मैं पेपर में डालू। सुन लो ध्यान से। सबसे पहले मैंने अपनी ये रेक्टेंगुलर फ्रंट का, बिल्कुल फ्रंट से देखिए तो रेक्टेंगल दिखता है, ये मैंने ग्लास स्लैब बना, और इसका थिकनेस मेंशन करना जरूरी है। साइड पे टीचर को अगर आप लिख के नहीं दिखाओगे तो वो मार्क्स काट लेगा पेपर। लेबलिंग जरूर करें। थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस आप पूरा लिखोगे, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ओके, और क्या करें, उसके बाद आप ये लिखोगे ऊपर वाले किनारे को, रिफ्रैक्टिंग एज 1। बेटे याद रहे, पेपर में आपने एब्रीविएशन नहीं यूज करनी, आपको पूरा लिखना है रिफ्रैक्टिंग एज 1। तो बच्चा कहता है सर आप क्यों यूज कर रहे हो फिर एब्रीविएशन, आप भी पूरा लिख दो। इसलिए क्योंकि मेरे पास एक ही पेज है, आपका पेज बड़ा हो सकता है, मेरा पेज कंस्ट्रेंड है, मैंने जगह बचानी है। और नीचे वाले को लिखना है आपने रिफ्रैक्टिंग एज सेकंड। ओके, अब देखो यहां से हमने सोर्स ऑफ लाइट यूज करना है। सोर्स ऑफ लाइट लिखना पड़ेगा, एस को, सोर्स ऑफ लाइट। और इस सोर्स ऑफ लाइट से ये लाइट थ्रो कर, राइट। सभी बच्चे ध्यान से देख लें, ये जो सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आ रही है, नेचुरली आप इसको आई आर लिखोगे, इंसिडेंटली। और इस पॉइंट पी को आप लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिखोगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पर आपने देखो, ये मैंने एक नॉर्मल ड्रा कर दी, मैंने नॉर्मल ड्रा कर दिया, नॉर्मल नंबर 1। कुछ बच्चे देख नहीं रहे, मैं 4 मार्क्स का डाल दूंगा पेपर में अगर मेरा मन करा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और जो एंगल टीचर व्हाइट कलर से शो कर रहे हैं वो एंगल ऑफ ग्लांस बोलेंगे। दोनों का टोटल 90 डिग्री होता है। अब सभी बच्चे देखो,
अगर ये ग्लास स्लैब ना होती तो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉलोइंग द property of rectilinear propagation, it would have gone to यहां से निकल गई होती। बस जल्दी से बता रहा हूं इसको। एक्सपेक्टेड पाथ बोलेंगे। जल्दी से कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। रे ऑफ लाइट हवा से कांच में आई है, एयर टू डेंसर मीडियम गई है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इधर से हटा के इधर को मोड़ देते हैं इसको। इसको बोलेंगे आर आर, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। और ये बन गया एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। डेल्टा को बताना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बताना पड़ेगा, एंगल ऑफ ग्लास को बताना पड़ेगा। और ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके। अब ये लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है, कांच से हवा में, फिर से यहां रिफ्रैक्शन आएगी, सेकंड रिफ्रैक्शन। तो इसका मतलब जो पॉइंट पी डैश है वो हो गया सेकंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पी डैश। पहले पी था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पर टीचर ने ये व्हाइट कलर से नॉर्मल ड्रा करा, नॉर्मल टू। यहां लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल होनी चाहिए क्योंकि डेंसर से रेयरर गई। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल टीचर मैं दिखाने लगा हूं उसको येलो कलर, व्हाइट से येलो से दिखा। ये देखो, ये लाइट इधर चलेगी। ये लाइट डॉटेड पाथ के बिल्कुल पैरेलल होती है, पैरेलल। इसको बोलते हैं ई आर। ई आर स्टैंड्स फॉर इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। और इस पर्टिकुलर एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंगल ऑफ इमर्जेंस। ध्यान से सुनो, ये दोनों जो पैरेलल लाइनें हैं, दोनों पैरेलल लाइनें बेटे ध्यान से सुनो, जिनके बीच में टीचर पिंक कलर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखा रहा है, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। कौन कौन सी? एक्सपेक्टेड पाथ और इमर्जेंट रे। उनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। सुनो बेटे, खत्म है। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ ग्लास 90 डिग्री। सेकंड पॉइंट बेटे, सेकंड पॉइंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। थर्ड पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंस। इतनी डायग्राम आप बना के आओगे पेपर में तो आई विल गिव यू 4 मार्क्स आउट ऑफ 4। 4 मार्क्स आउट ऑफ 4। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। बेटे मैं किसी टीचर से पूछूंगा कि क्या टाइम ओवर हो गया या हम आगे बढ़ सकते हैं अभी? टाइम ओवर हो गया बेटे। आप ऐसे करना, मैंने आपका बहुत अच्छा बेस बना दिया। आप इसके क्वेश्चन करके आना। नेक्स्ट टाइम मैं भी मुश्किल क्वेश्चन मैं सारे ही कराऊंगा। असाइनमेंट नहीं मिली। असाइनमेंट अपने क्लास टीचर से मांगो। जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया प्लीज वेव योर हैंड। ये डायग्राम बना लेना। बाय सर।
Bye.